अब ये देखिए, ये 10 क्वेश्चनों में क्या है, कूलिंग ऑफ अवधि। अब कूलिंग ऑफ अवधि क्या होती है और इसका समय कितना होता है, तो आंसर होगा 15 दिन। तो 15 दिन तो आंसर हो गया है इसका। अब ये कूलिंग ऑफ अवधि होती क्या है? कूलिंग ऑफ अवधि का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने बीमा कराया, अब मान लो उसे लगता है कि नहीं यार मैंने गलत करा दिया, ये बीमा नहीं कराना था मेरे को, तो 15 दिन के अंदर वो कंपनी को लिखेगा कि मुझे बीमे की शर्तें मंजूर नहीं है, मेरा बीमा कैंसिल कर दिया जाए। तो 15 दिन के अंदर यदि वो ऐसा करता है तो कंपनी को उसका बीमा कैंसिल करके उसका पैसा उसके खाते में वापस भेजना पड़ेगा। इसको कूलिंग ऑफ अवधि कहते हैं। नामांकन, नामांकन मतलब नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब कोई भी बीमा यदि कराएगा तो उसके जीवन समाप्त होने पर पैसा किसको मिले, तो वो अपना नॉमिनेशन कराएगा। नॉमिनेशन कराने का मतलब है कि वो लिखेगा कि मेरी पत्नी को मिले या मेरे बच्चे को मिले पैसा या मेरे माता पिता को पैसा मिले, तो एक नॉमिनी की ज़रूरत होती है बीमा कराने में। तो नामांकन ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए नॉमिनी एक्सपायर हो गई तो फिर वो परिवर्तन भी कराया जाता है कि भाई अब मेरी नॉमिनी तो एक्सपायर हो गई है, अब उसकी जगह इनको नॉमिनी बना दिया जाए, तो इसको नामांकन बोल देंगे। तो नामांकन मतलब नॉमिनी। अब देखिए NAV, इसका फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। सीधा क्वेश्चन आएगा तो यही आ जाएगा कि NAV का मतलब बता दीजिए, तो उसका मतलब हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू। और NAV किससे संबंधित है? ये शेयर मार्केट की पॉलिसी से संबंधित है। शेयर मार्केट में पॉलिसी में क्या होता है कि यूनिटें दी जाती हैं, और यूनिटें जो होती हैं नेट एसेट वैल्यू। अब जैसे कोई 5 साल बाद आया, वो कहा, उसने कहा कि हमने यूलिप पॉलिसी कराई थी, भाई मेरा पैसा कितना हो गया है, तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जितनी उसकी यूनिटें होंगी और यूनिटों की जो वैल्यू होगी, यानी जो फंड है नेट एसेट वैल्यू, तो टोटल जो यूनिटों की वैल्यू होगी तो वो उस तरह से पेमेंट हो जाएगा। तो ये NAV का मतलब आप सीधे तौर पे या तो नेट एसेट वैल्यू आएगा या फिर किससे संबंधित है ये आप बता देंगे। ये जी लिखा है IIB, इसका मतलब होता है भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो। तो सीधे सीधे है इसका या तो मतलब आएगा कि IIB का मतलब क्या होता है, भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो, या फिर ये पूछेंगे कि IIB का काम क्या है। तो ये क्या करता है, इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी है, डाटा है, ये सब उपलब्ध कराता है, ये संशोधन वगैरह करता है, ये सब जो भी इंश्योरेंस से संबंधित चीज़ें हैं उन सब का डाटा इकट्ठा करता है और अपने पास रखता है, जिससे कि आप सूचना जो है लोगों तक, कंपनियों तक पहुंचाता है। जैसे कंपनियों को कोई पॉलिसी बनानी है तो वो IIB के डाटा का सहारा लेके पॉलिसियाँ बनाएगी नई नई। तो IIB का मतलब ये हो गया। अब चूक, देखिए या तो चूक लिखा होगा या व्यवगत लिखा होगा या लैप्स लिखा होगा। लैप्स इंग्लिश में हो गया, व्यवगत बिल्कुल शुद्ध हिंदी हो गई, चूक जो है सामान्य भाषा हो गया। जैसे मान लो गोली चलाई किसी ने, निशाने से चूक गई, तो चूक का मतलब वही हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपने बीमा किया लेकिन किस्त भरने में चूक गए, तो पॉलिसी लैप्स हो गई। तो चाहे लैप्स हो गई तो अब देखिए 6वें नंबर में क्या होगा, रिवाइवल कराओगे। रिवाइवल यानी दोबारा से उस पॉलिसी को चालू कराओगे। तो रिवाइवल का मतलब आप समझ गए, पॉलिसी को चालू कराना। और चूक, व्यवगत, लैप्स का मतलब यानी पॉलिसी समय से नहीं भरी गई इसलिए वो लैप्स हो गई। और 1 महीने का पीरियड दिया जाता है पॉलिसी भरने। जैसे मान लीजिए कि आपको जून में 15 जून को किस्त भरनी थी, तो 14 जुलाई तक आपको छूट दी जाएगी। उस बीच में अगर आप पैसा भरते हैं आके 1 महीने का, 1 महीने या 31 दिन, तो उस समय के बीच में आपको ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन 1 महीने बाद आप आते हो तो आपको ब्याज सहित पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक पीरियड होता है, 1 महीने के टाइम दिया जाता है। उस बीच में यदि कुछ हो भी जाता है तो ये मान लेते हैं कि आपका बीमा चालू है, किस्त का पैसा काट के बाकी पेमेंट कर देते हैं। अब देखिए TAT क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम। तो क्या होता है कि जैसे किसी भी आप इंश्योरेंस कंपनी में गए, अब आप चाहे नामांकन कराइए, चाहे सरेंडर कराइए, चाहे क्लेम लगाइए, तो उन सब के एक समय निर्धारित हैं कि इतने दिन में एड्रेस चेंज हो जाएगा, इतने दिन में नामांकन चेंज हो जाएगा, इतने दिन में आपका रिवाइवल हो जाएगा, इतने दिन में क्लेम हो जाएगा। तो जो समय बनाया गया है IRDA के द्वारा कि इतने दिन में आपको ये सब काम करके देना है, तो उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो इसका मतलब भी मैंने बता दिया है। TAT आएगा तो इसका मतलब आप
टिक कर दीजिएगा, टर्न अराउंड टाइम है। अब ये देखिए पूलिंग, सबसे पहले तो बीमा में पूलिंग का शब्द जो है बीमा से संबंधित है। इसमें क्या होता है, पूलिंग का मतलब होता है, देखिए कई तरह के बीमा होते हैं। अब शेयर मार्केट का बीमा भी है, एंडोमेंट बीमा भी है, मनी बैक बीमा भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, पेंशन प्लान भी है, बच्चों का प्लान भी है। तो प्रत्येक प्रकार के बीमे का हिसाब अलग अलग रखना। तो जो कंपनी क्या करती है, जो जिस तरह के बीमे होते हैं उन सब के अलग अलग फ़ंड बनाती है, उन सब का पैसा उधर उधर इकट्ठा करती है, तो इसको बोलते हैं पूलिंग। तो अगर आएगा कि बीमा किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका आप कह सकते हैं पूलिंग के सिद्धांत पे काम करता है। और इसका मतलब होता है प्रत्येक प्रकार के बीमे का हिसाब अलग अलग रखना। अब बीमा योग्य हित, सीधा सीधा देखिए क्वेश्चन में लिखा है बीमा योग्य हित। इसका मतलब होता है आप बीमा के योग्य हैं कि नहीं। अब बीमा के योग्य होने के लिए क्या होता है, सबसे पहली चीज़, बीमा उसी को मिलेगा जो कमाता है कुछ पैसा, क्योंकि अगर कोई कमाता नहीं है पैसा तो उसके जीवन समाप्त होने पर उसकी नॉमिनी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो फिर उसके जाने पे जो महीने की जो तनख्वाह आ रही है या जो कमा के ला रहा है उसका नुकसान घर वालों का होगा। तो समझ गए ना। तो बीमा योग्य हित का मतलब हुआ कि जब आप किसी का बीमा तभी होगा जब वो कुछ कमाता होगा, और अगर वो बेरोजगार होगा, वो नहीं कमाता, तो उसका बीमा नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई कि बीमा योग्य हित का मतलब क्या है। अब दूसरी चीज़ ये है कि बीमा, आज हम बीमा करने गए, अब वो कमाता था पैसा, ठीक है, लेकिन बीमा करने के बाद अगर वो बेरोजगार हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें तब बीमा योग्य हित देखना है जब वो बीमा लेगा। इसके बाद वो बेरोजगार हो जाए, काम करना बंद कर दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहीं दूसरी जगह अगर देखा जाए, ये तो हो गई लाइफ इंश्योरेंस की बात, जीवन बीमा की। अब जो जनरल इंश्योरेंस होता है, जैसे गाड़ी का बीमा होता है, ट्रक का बीमा होता है, बाइक का बीमा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब बीमा लेंगे तब गाड़ी सही स्थिति में होना चाहिए, और जब उसका एक्सीडेंट हो तब भी वो चलती स्थिति में होना चाहिए। तो यानी कि क्वेश्चन आएगा कि बीमा योग्य हित तो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते समय, जीवन बीमा की पॉलिसी लेते समय शुरू में होना चाहिए, लेकिन साधारण बीमा की पॉलिसी लेते समय या जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते समय शुरू में भी योग्य हित होना चाहिए और आखिर में भी योग्य हित होना चाहिए। ये अंतर है दोनों, और इसका क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, सीधा आंसर लगा दीजिएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब मूर्ति, अमूर्त मतलब दिखाई नहीं दे रही है कुछ भी। तो मूर्त मतलब जैसे बिस्कुट है, साबुन है, चाय की पत्ती है, ये सब दिखाई देती है, कोलगेट है, दिखाई देता है। लेकिन अमूर्त मतलब बीमा। अब बीमा में आप जाएंगे कि आप जाएं, आपका जीवन समाप्त होगा सर, तो आपको इतना पैसा मिलेगा। अब वो क्या पता उसका समाप्त होगा कि मैं चोटी लेगा, तो हम लोग उसको कुछ दिखाते नहीं हैं, बस वो कॉन्ट्रैक्ट कागज़ होता है, उसमें कुछ दिखता तो है नहीं है कि इतने लाखों रुपए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। तो बीमा एक अमूर्त उत्पाद है। क्वेश्चन आएगा कि बीमा कैसा उत्पाद है, तो अमूर्त उत्पाद है। तो आप समझ जाएंगे मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है। तो ये आज 10 क्वेश्चन ये हो गए आपके। अब कल जो है नेक्स्ट बताऊँगा मैं आपको।